नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं है, आंधियां सदा चलती नहीं है, मुश्किल सदा रहती नहीं है। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने सबसे पहले पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसके बाद में हमने पढ़ा था अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, और इसके बाद में हमने पढ़ा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसके बाद हमने पढ़ा अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, और इसके बाद में हमने पढ़ा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश। सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है। क्या देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है। जब बात उत्पत्ति की आती है तो मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प में या मीसोजोइक एरा में क्रीटेशियस युग यानी मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक एरा में क्रीटेशियस युग आता है। क्रीटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी
ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक एरा में क्रीटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक एरा में क्रीटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई है। इसके बाद में हम देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश है, ये राज्य के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वह यहाँ पर राज्य की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। वह क्षेत्रफल की हम बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य में 7% या 6.89% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश जिसमें राज्य की 11% जनसंख्या लगभग निवास करती है और यह राज्य के 7% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल पर? 7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है या 6.89%। इसके बाद में हम देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह मुख्यतः कितने जिलों में फैला हुआ है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य के 4 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 4 जिलों में, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा व झालावाड़। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह राज्य के 4 जिलों में फैला हुआ है, बूंदी, कोटा, बारा व झालावाड़। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या लगभग निवास करती है, वह राज्य के 7% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, वह यहाँ पर मिट्टी किस तरह की है, वह वार्षिक औसत कितना है वर्षा का। तो इसके बाद में हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की है। इस प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी, काली मिट्टी जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहते हैं और इसे वर्टिसोल भी कहते हैं, वर्टिसोल मिट्टी भी कहते हैं। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जब मिट्टी की बात आती है तो यहाँ पर मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगूर मिट्टी, कपास मिट्टी व वर्टिसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, कपास मिट्टी
वह वर्टिसोल कहा जाता है। तो ये तो हमने बात की है मिट्टी को लेकर, और इसके बाद में हम देखेंगे कि इस प्रदेश में जलवायु किस तरह की पाई जाती है। तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत कितना सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत है 80 से 120 सेंटीमीटर। कितना है? 80 से 120 सेंटीमीटर। तो हमने चर्चा की है कि यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या फिर कपास मिट्टी, और इसे वर्टिसोल भी कहा जाता है। जब बात जलवायु की आती है तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। इसके बाद में वर्षा वार्षिक औसत कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर है 80 से 120 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य विशेषताएं क्या है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि यह मैदान ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मैदान है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मैदान है, जहां पर बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। किस चट्टानों की? बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे पहली विशेषता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मैदान है, और दूसरी विशेषता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो ये है दूसरी विशेषता कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है? छोटा प्रदेश है। इसके बाद में तीसरी विशेषता है कि यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, जिसे रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, और वर्टिसोल कहा जाता है। यानी इस प्रदेश की विशेषता है कि इस प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में अगली विशेषता है
कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। तो आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, तो आपको बताना है चंबल नदी है। तो यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी है। इसके बाद में अगली विशेषता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि चंबल नदी है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण उत्तर। तो चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं। तो अगली विशेषता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? नदियां। जबकि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो संभाग है कोटा। कौन सा है? कोटा। यानी कोटा संभाग में सर्वाधिक क्या है? नदियां। इसके बाद में अगली विशेषता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपर्दन होता है। जलीय अपर्दन होता है। तो अगली विशेषता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपर्दन होता है। इसके बाद में कि ये जो काली मिट्टी होती है यह कपास की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण। कपास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो ये हमने चर्चा की है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो मैदान है ये है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मैदान है। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र यह है जो जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बाद में अगली जो विशेषता है कि इस प्रदेश में मुख्य रूप से काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, जिसे रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी या वर्टिसोल मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद में अगली विशेषता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के में मुख्य नदी कौन सी है, तो नदी कौन सी है? चंबल नदी, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है। इसके बाद में अगली विशेषता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल किस ओर है, तो दक्षिणी पूर्वी
पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। किसकी ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसके बाद में अगली विशेषता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? नदियां। सर्वाधिक क्या है? नदियां हैं। इसके बाद में अगली विशेषता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपरदन होता है। तो आपसे पूछा जाए किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपरदन होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपरदन होता है। तो ये तो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषताएं कि ये मैदान ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मैदान है, वह जन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है और यहाँ पर मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की मुख्य नदी है वह नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। वह इस प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। किस ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक क्या होता है? जलीय अपरदन होता है। अब हम देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी वर्गीकरण पढ़ेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया गया है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। सबसे पहले है विंध्य कगार क्षेत्र, कगार क्षेत्र और नंबर 2 पर है दक्कन का पठार क्षेत्र। यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है, जिसमें सबसे पहले है विंध्य कगार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? विंध्य कगार क्षेत्र। और दूसरा है दक्कन का पठार। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विंध्य कगार क्षेत्र की। किसकी? विंध्य कगार क्षेत्र की बात करते हैं तो इसको राजस्थान के संदर्भ में 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें सबसे पहले अर्धचंद्राकार पहाड़ी और नंबर 2 पर है नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान और नंबर 3 पे है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, उच्च क्षेत्र। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहले विंध्य कगार क्षेत्र जिसे राजस्थान के संदर्भ में 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ी और दूसरा है नदी निर्मित मैदान और नंबर 3 पर है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। इसी तरह से ये जो ढक्कन का पठार क्षेत्र है इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें डग गगधर प्रदेश, डग
गंगधर प्रदेश, और नंबर 2 है झालावाड़ का पठार। यानी विंध्य कगार क्षेत्र को 3 तरह से विभाजित किया गया है: अर्धचंद्राकार पहाड़ी, वह नदी निर्मित मैदान, वह शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। इसी तरह से दक्कन के पठार क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, इसमें गंगधर प्रदेश व झालावाड़ का पठारी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंध्य कगार क्षेत्र। कौन सा पढ़ेंगे? विंध्य कगार क्षेत्र को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। विंध्य कगार क्षेत्र। विंध्य कगार क्षेत्र को राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो 3 तरह से इसको विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा है? अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी अर्ध चांद की तरह की जो आकृति की जो पहाड़ी है उसे अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस क्षेत्र में बूंदी की पहाड़ियां, जो बूंदी जिले में है, और इसके बाद में है कोटा की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां जो कोटा जिले में है, और इसके बाद में है मुकंदरा की पहाड़ियां जो कोटा व झालावाड़ जिले में स्थित है। यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र को बूंदी की पहाड़ियां जो बूंदी जिले में स्थित है, वह कुंडला की पहाड़ियां जो कोटा जिले में स्थित है, और मुकंदरा की पहाड़ियां जो कोटा व झालावाड़ जिले में स्थित है। तो ये तो थी यानी विंध्य कगार क्षेत्र का सबसे पहला जो बिंदु था, यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ी, यानी आधे चांद की आकार की तरह की जो पहाड़ियां है वह मुख्यतः उसमें शामिल है बूंदी की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां व मुकुंदरा की पहाड़ियां। अब हम बढ़ेंगे, अगला है नदी निर्मित मैदान। कौन सा मैदान है? नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान है यानी चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को
नदी निर्मित मैदान कहा जाता है। नदी निर्मित मैदान कहा जाता है। यानी जो नदी निर्मित मैदान है वह चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को नदी निर्मित मैदान कहा जाता है। इसके बाद में इसके बाद में 3 नंबर पर है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र जो ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 जिला, इसका पूर्वी भाग यानी शाहाबाद का उच्च क्षेत्र 12 जिले के पूर्वी भाग में यानी 12 जिले के जो शाहाबाद का उच्च क्षेत्र है, यानी यह क्षेत्र 12 जिले के पूर्वी भाग यानी मध्य प्रदेश के सारे जो उच्च क्षेत्र है, जो उच्च भूमि क्षेत्र है, उच्च भूमि क्षेत्र है, यानी 400 से लगभग 450 मीटर जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। तो शाहाबाद का उच्च क्षेत्र क्या है कि यह क्षेत्र 12 जिले के पूर्वी भाग में जो मध्य प्रदेश के सारे जो उच्च भूमि क्षेत्र है, यानी 400 से 450 मीटर जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसे कहा जाता है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। क्या कहा जाता है? शाहाबाद का उच्च क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि दक्कन का पठार क्षेत्र। दक्कन का पठार क्षेत्र जिसमें सबसे पहले गगधर प्रदेश, तो गगधर प्रदेश क्या है तो देखेंगे गगधर प्रदेश देखेंगे कि ये है झालावाड़, झालावाड़ का जो ये दक्षिणी पश्चिमी यानी दक्षिणी पश्चिमी जो उच्च क्षेत्र है उसे कहा जाता है गगधर प्रदेश। यानी झालावाड़ जिले का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग जो जिसकी ऊंचाई 450 मीटर के लगभग जो उच्च क्षेत्र है उसे कहा जाता है गगधर प्रदेश। क्या कहा जाता है? गगधर प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद में अगला है झालावाड़, झालावाड़ का पठार प्रदेश। तो झालावाड़ के अंदर हम देखेंगे कि जो ये जो भाग है यानी मालवा के पठार का उत्तरी भाग, मालवा के पठार का उत्तरी भाग या अड़ोती का जो पठार है
उस क्षेत्र में जो झालावाड़ का पठार क्षेत्र है या फिर मालवा के उत्तरी भाग को झालावाड़ पठार कहा जाता है, जहां पर मुख्य मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है काली मिट्टी का। किस मिट्टी का है? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार है। तो हमने पढ़ा डग गगधर प्रदेश। तो डग गगधर प्रदेश है यानी झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिम में उच्च भूमि क्षेत्र को कहा जाता है डग गगधर प्रदेश। और झालावाड़ का जो पठार प्रदेश है यानी जो मालवा के उत्तर में स्थित है, यानी मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है, उसे झालावाड़ का पठार कहा जाता है। और इस पठार की यानी यहाँ पर सर्वाधिक काली मिट्टी का क्या है? विस्तार। सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। यानी तो इस प्रदेश, ये जो प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें मुख्यतः झालावाड़, बारां, कोटा व बूंदी, मुख्य रूप से ये 4 जिले इसमें शामिल हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में बूंदी, कोटा, बारां व झालावाड़ मुख्य रूप से 4 जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ से कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रंगीन पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, वह किस स्थान पर है, वह किस जिले में स्थित है? कौन सी पहाड़ियाँ? रंगीन पहाड़ियाँ। रंगीन पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अगर स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? रणथंभौर। वह डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में रंगीन पहाड़ियां कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है, या कौन से स्थान पर स्थित है, या फिर किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है कि रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रंगीन की पहाड़ियां। तो रंगीन पहाड़ियां रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं। तो आज हमने चर्चा की है किसकी? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। पठारी प्रदेश की हमने चर्चा की है, जिसमें कि यहाँ पर ये राज्य में 7% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। वह यहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ देखी जाए तो सर्वाधिक काली मिट्टी का क्या है? विस्तार है, जिसे रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी व वर्टिसोल भी कहा जाता है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। इस प्रदेश की मुख्य नदी चंबल नदी है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रदेश का ढाल किस ओर है, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल किस ओर है? तो आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर। किस ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रदेश का क्या है? ढाल है। और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित प्रदेश है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित प्रदेश है। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर किस चट्टानों की प्रधानता है, तो यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। और इस प्रदेश में जलवायु अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और मुख्य रूप से यहाँ पर जलीय अपरदन सर्वाधिक होता है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जलीय अपरदन किस भौतिक प्रदेश में होता है, तो आपको बताना है दक्षिणी पूर्वी भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपरदन है
होता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक नदियां वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको बताना है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बाद में हमने पढ़ा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें विंध्य कंगार क्षेत्र व दक्कन का पठार क्षेत्र। तो ये आज हमने पढ़ा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और तब तक आप बने रहे हमारे चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद दोस्तों।